हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जो हर शिफ्ट में एक ही पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो सीरीज होगी वो हमारा जो प्रैक्टिस होगा वो एक ही पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनका एक इस सीरीज में उन सब क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। के का मान क्या है? तो के का मान पूछा हुआ है। तो चौथा अनुपात क्या होता है? सबको पता है कि चौथा अनुपात BC/A होता है। और के और 6 का छठा अनुपात क्या होता है? तो के और 6 का तीसरा अनुपात क्या होता है? तो के और 6 का तीसरा अनुपात होता है कि B²/A। तो अगर हम 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात देखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे कि 18 मल्टीप्लाई में 6 बटे में 12। यही किसके बराबर है? यही बराबर है 6 मल्टीप्लाई 6 बटे में के। यहाँ से दोस्तों ये 6 से ये कट गया 3, ये 4 बना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 + x + 6y = 8। एक्स वाई का मान 2 दिया हुआ है। x³ + 216y³ का मान पूछ रहा है। दोस्तों इसका मान पूछा है तो एक चीज़ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x³ + 6y का होल क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। तो इसको सिंपल, अब ये तो हमको दिखने लगा कि x + 6y यहाँ पे भी है, x + 6y यहाँ पे भी है। तो इसको हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो कितना होगा? x + 6y का होल क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब। ये कितना लिखेगा? x³ + 216y³ a³ + b³ + 3a इंटू में b 6x इंटू में 6y ब्रैकेट में x + 6y। यही किसके बराबर है दोस्तों? तो ये 8 का क्यूब कितना होता है? 512 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? x³ + 216y³ प्लस ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6xy। 6 + 6y का मान कितना दिया हुआ है? तो 8 दिया हुआ है, इंटू में 8, ये 512 के बराबर है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 36 18 और 8, 18 × 8 गुणे xy का मान भी हमको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 512। दोस्तों इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में? 18 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 18, मतलब ये आएगा 228 इक्वल टू 512। x³ + 216y³ + 218। तो x³ + 216y³ का मान कितना आ जाएगा? 512 माइनस 228, ये कितना आ जाएगा? 224। 224 आएगा। इसका आंसर कितना? आंसर नंबर बी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन परसेंटेज को जो पूछ रहा है RRB ग्रुप डी का, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल पर जैसे वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है? 400 रुपये दिया हुआ है। सेल के दौरान कंपनी 10% का डिस्काउंट दे रही है। अगर 10% का डिस्काउंट दे रही है तो वो मूल्य कितना हो जाएगा? कितने पे बेचेगा वो? तो 400 इंटू में 90/100 पे। फिर से कह रहा है कि x% की छूट प्राप्त करती है। तो फिर से x% का छूट दे रहा है। तो x% का छूट हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस x बटे में 100, यही तो हुआ x% का छूट। यही हमको कितना मिल रहा है? फिर ये दोनों छूट देने के बाद हमको जो वस्तु का मूल्य है वो 216 रुपये पर मिल जा रहा है। मतलब 216 रुपये इसका विक्रय मूल्य हुआ, यही इसके बराबर है। दोस्तों इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? तो ये आएगा 100 माइनस x बटे में 10 इक्वल टू 216 बटे में 36। ये 10 यहाँ से इधर लेके चले जाएंगे तो ये 2160 हो जाएगा। तो ये 100 माइनस x ये कितनी बार में जाएगा? 216 है, 6 है तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा, और 36 से नीचे तो 60। x का मान कितना आ जाएगा? 40। दोस्तों ये जो हमारा x% की छूट दे रही है, मतलब कि ये 40% का छूट दे रहा है और 10% देने के बाद। तो ऑप्शन हमारा नंबर सी सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 की राशि पर 2 वर्ष के अंत में 4,000 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ठीक है, हमको राशि दी हुई है कितनी, 50,000। इस पर 2 साल के लिए पहले हम साधारण ब्याज कितना होगा, तो पूरा ब्याज 4,000 है, तो मतलब 2,000 दोनों साल पे मिला होगा। पहले साल पर 2,000 मिला होगा, दूसरे साल पे भी 2,000 मिला होगा। तो ऐसे ही आप देख लेंगे कि ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया 2 साल का, ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है। तो 50,000 पे पहले साल पे कुछ परसेंट ब्याज, कुछ परसेंट दर पे लगाने से उसको 2,000 मिल रहा है, तो हमारा दर कैसे निकलेगा, दर सिंपल ऐसे निकलेगा कि 2,000 बटे में 50,000 इंटू में 100, 5 के 20, मतलब 4% हमारा जो रेट आ रहा है, ये हमारा दर है, वो कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। तो दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि कितना प्राप्त होगा इसको। चक्रवृद्धि, ये तो हमारा साधारण ब्याज है कि 2,000 रुपये 4,000 रुपये मिला है 2 साल पे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज निकालना होता है। पहले साल पे ब्याज पे कितना, 4% कितना हो जाएगा, ये 80 रुपये हो जाएगा। 2,000 का 4% कितना हो जाएगा, 80 रुपये, 80 रुपये हो जाएगा। तो टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा जो देता है वो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो ये 2,000 2,000 4,000 80 रुपये, 4,000 80 रुपये, ये हमारा आंसर है। तो 2 साल का 50,000 पे 4% से 4,000 80 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन की कीमत पहले 50%, पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33.33% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। तो दोस्तों 50% का हम अगर भिन्न में लिखें, फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो कितना लिखेंगे, 1/2। ऐसे ही 33.33% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/3। ऐसे 25% का लिखे तो 25% 1/4। तो दोस्तों ये हमको पता है कि पहले साल में 50% कम हो गई। ये जो नीचे वाली हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, जो हल होता है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू देता है, ये तो सबको पता ही है। तो अगर हमारी किसी मशीन की कीमत अगर 2 रुपये रही होगी तो 50% कम होकर कितनी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी। ऐसे अगर किसी मशीन की कीमत 3 रुपये रही होगी तो कितनी हो जाएगी, 1 कम होकर 2 रुपये। ऐसी 4 रही होगी तो 1 कम होकर कितनी हो जाएगी, 3 रुपये। सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये क्रॉस वाले कट जाते हैं अपने में, तो कितना आ गया हमारा, ये 4 आ गया और ये 1 बचा। मतलब पहले कीमत रही होगी 4 रुपये, अब कितनी हो गई, 1 रुपये। तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 3 की कमी आ गई। प्रतिशत पूछा है कितने में से, 4 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करके देखेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि जो ये संख्या है 23A68B, तो ये कह रहा है दोस्तों कि ये पूरी संख्या कितनी होगी जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य नहीं हो। मतलब कि 3 से तो कट जाए लेकिन 9 से न कटे। जैसे अगर कोई संख्या हम सोचें कि जैसे 21 है, तो 21 3 से तो कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से तो नहीं कटेगा ना। तो ऐसे ही ये इस संख्या को हमको बनाना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ये भी दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो दोस्तों ऑप्शन से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा हम ये सोचें कि अगर 3 से और 9 से जो कटने वाली संख्याएं होती हैं वो अपने डिजिट का सब मतलब समेशन होता है, वो मतलब जोड़ होता है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 और 8 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो 19 + A + B, ऐसे इसको हम लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम A के स्थान पर अगर सबसे बड़ी संख्या रखनी है तो A के स्थान पर तो हम सबसे बड़ी संख्या 9 रखेंगे ना, क्योंकि ये तो फिक्स कर देंगे कि अगर सबसे बड़ी संख्या हमको इसको बनानी है तो A के स्थान पर हम 9 रखेंगे। अब B के स्थान पर रख के देख लेते हैं कि कितने से कटेगा। तो जैसे 19 है, 19 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 3 से कटेगी, तो 19 के बाद कितना आएगा, 21 आएगा। इस पूरे को जोड़ने के बाद 19 के बाद कितना आएगा, 21 आएगा जो 3 से कटेगा। तो अगर इसमें हम 19 और 9 बढ़ा ले और तो ये कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। मतलब सिर्फ अब हमको B पर कंसंट्रेट करना है कि B का मान कितना होगा। तो 28 तो हमारा यही हो गया, 28 ये हो गया। 30 अगर हम लेके चलें, 30 तो ये 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों ये अगर यहाँ पे हम 2 रख दें B को, अगर B को हम 2 रख दें तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। सबसे बड़ी संख्या भी हमको बनाना है तो 2 के बाद कितना आएगा, 3 2 3 5, मतलब 5 अगर रखें तो ये भी 3 से कट जाएगा। 5 रखने के बाद भी 3 से कट जाएगा। जैसे 28 और 5 कितना हो गया, ये 33 हो गया। तो 33 तो 3 से कट ही रहा है लेकिन 9 से नहीं कटेगा। और आगे एक संख्या और आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे 3 और बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 28 और 8 कितना हो गया, ये 36 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 36 यहाँ पे 8 नहीं रख सकते, क्योंकि 36 ऐसी संख्या है कि जो 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ये 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ 3 से कटे, 9 से नहीं कटे। तो हम ऑप्शन हम कौन सा लेंगे, हम इस बी की जगह पे सिर्फ
5 रखेंगे तो टोटल हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 2 3, एक जगह पर हम 9 तो फिक्स कर चुके थे, 6 8 और बी की जगह 5। ये हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनेगी जो 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। ये ऑप्शन में चेक कर लेते हैं एक बार कि ये कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। दोस्तों अगर कोई ऑप्शन से करने की कोशिश करेगा तो देखिए ए वाला भी सही हो सकता है, लेकिन ये भी 3 से ही कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए कि ये सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, यहाँ 5 है और यहाँ पे 9 है, ये सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, सबसे बड़ी संख्या सिर्फ यही होगी सी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन ये औसत के बहुत पूछ रहा है, आरआरबी में पूछा जा रहा है कि जैसे 73 संख्याओं का औसत याद करें तो 73 प्रथम 73 संख्याओं का योग कितना होता है n + 1/2। अगर औसत पूछा है तो मतलब कि टोटल संख्या कितनी होगी, n हुआ तो नीचे n एक और बढ़ा लेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा तो n + 1 कितना होगा 74/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें तो विषम संख्याओं का योग कितना होता है n² होता है। औसत पूछा है तो बटे में n कर लेंगे एक और, तो ये कट के कितना हो गया n हो गया। तो विषम संख्याओं का औसत जो होता है जितना भी संख्या दी हो वही उसका आंसर होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 13 होगा। दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में, अच्छा आकृति एक बार देख लेंगे। जैसे ये एक गोला बनाया गया है, इसमें इसका जो केंद्र का बिंदु है वो O है जिसकी त्रिज्या 29 सेंटीमीटर है। OP परपेंडिकुलर टू AB, जैसे अगर यहाँ से हम जैसे यहाँ से अगर हम AB एक लाइन खींचें AB तो ये OP जो है इस पर परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब कि लंब डाला गया है। और ऐसे ही एक नीचे अगर हम CD एक लाइन खींचें तो इस पे से जो OQ है ये भी एक लंब डाला गया है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि यदि AB 40 सेंटीमीटर हो, यदि AB जो है 40 सेंटीमीटर है तो हमको पता है कि अगर सेंटर से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डालने पर, लंब डालने पर ये लाइन अपने में आधे आधे भाग में बढ़ जाती है। तो अगर ये पूरी 40 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। ऐसी त्रिज्या हमको दिया हुआ है कितना, ये रेडियस हमको कितना दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 29 सेंटीमीटर है, एक ये 20 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि एक रिलेशन क्या होता है 29, 20 और 21 का एक रिलेशन होता है। तो ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 29 का स्क्वायर होगा वो 20 का स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे दोस्तों ये CD का भी देख लेंगे, CD 42 दिया हुआ है तो हमारा Q और D कितना हो जाएगा आधा आधा, ये भी आधा आधा कटेगा तो ये 21 हो जाएगा। जब ये 21 हो गया, ये त्रिज्या हमको 29 दिया हुआ है रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 21 होगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूछा है कि PQ की लंबाई कितनी हुई, तो PQ की लंबाई कितनी होगी 21 और प्लस 20 41। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 पुरुष मतलब 3 M ले लेते हैं मैन, ये इक्वल है 4 वीमेन के, 4 महिला के। तभी तो होगा कि अगर 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, या मतलब कि जितना काम 3 पुरुष मिलकर कर रहे हैं उतना ही काम 4 महिलाएं मिलकर करेंगी, तो ये इक्वल हो जाएगा, पूरा करते हैं। यदि 3 पुरुष 9 दिन बाद काम करके छोड़ देते हैं, तो दोस्तों पहले तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसका मतलब कार्य करने की क्षमता निकालेंगे कितना होगा। तो ये कितना होगा 4/3, मतलब कि एक आदमी के कार्य करने की क्षमता कितनी है 4, और एक औरत की कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो ये 3 है। तो ऐसे ही अब हम ये देखेंगे कि हमारा पूरा कार्य कितना करना होगा। तो पूरा कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल से बात है कि अगर एक आदमी 4 दिन में कर रहा है तो 3 आदमी कितने दिन में करेगा, तो 4 × 3 12 हो जाएगा ये। और यदि 3 पुरुष, तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा 4 × 3 12 और गुणे 15, ये हमारा पूरा कार्य देगा। 4 × 3 12 गुणे 15 108, 180 यूनिट है जो ये पूरा कार्य है। तो अब इसमें से कह रहा है कि यदि 3 पुरुष 9 दिन बाद काम करके छोड़ देते हैं, तो 3 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है 4, तो 3 पुरुष की 4 × 3, और कितने दिन काम कर रहे हैं 9 दिन काम कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 108, मतलब कि 108 यूनिट तो ये काम किए ही होंगे। पूरा कार्य कितना है 180 है, तो 180 माइनस 108 ये कितना आ जाएगा, तो ये होगा 72, मतलब कि अभी भी 72 कार्य जो करना है वो शेष है, 72 यूनिट का जो कार्य है अभी भी शेष है, अब बचा हुआ है। अब ये 72 यूनिट जो है वो 12 महिलाएं मिल के काम करेंगी, 12 दिन में कुछ महिलाएं मिल के काम करेंगी। तो अब ये जो 72 यूनिट है, ये मान लेते हैं कि X महिलाएं 12 दिन में काम कर रही हैं,
तो एक्स महिलाएं अगर 12 दिन में करें, एक महिला की कार्य करने की क्षमता कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, मतलब एक्स कितना आ जाएगा 2। मतलब कि जो 12 दिन का पूरा कार्य करना था शेष कार्य, वो 2 महिलाएं मिलके पूरा कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। तो दोस्तों एक तरीका इसको करने का ये है कि पहले तो हम ये देख लेंगे, जैसे 2500 में 25 वस्तुएं बेची गई हैं, ये एसपी दिया हुआ है, तो पहले तो हमको सीपी निकालना होगा। तो सीपी निकालने का तरीका ये है कि प्राइस जितना भी दिया हुआ है अब बटे में जितनी वस्तुएं दी हुई लिख लें, और 10% पर बेचा गया तो हानि हुई है कितने की, 10% की, तो 100/90। अब इसको कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है। अब ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब 20% के लाभ कमाने के लिए, अब लाभ तो हमेशा सीपी पे ही कमाएगा, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 120 से कर दिए, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100। तो दोस्तों ये कितना आया, ये जैसे इसको भी काट दें, 3 के 9 3 चौके 12, ये कितना आ जाएगा 400/3। ऊपर वाला जो है वो हमारा प्राइस देता है, मतलब कि मूल्य देता है, और नीचे वाला वस्तु बताता है कि क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी है। तो दोस्तों लेकिन दिया हुआ एक चीज़ क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया हुआ है कि 2400 रुपये में कितनी वस्तु खरीदेगा। जैसे तो ये तो है कि ये कितना दे रहा है, ये 400 में 3 वस्तु मिल रहा है, लेकिन दिया हमको है कि 2400 में कितना मिलेगा। तो इस 400 को हम 2400 बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। 6 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 4 छके 2400 और नीचे 36 18, मतलब कि 2400 रुपये में हमको 18 वस्तुएँ मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये बी वाला सही है। ऐसे दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना है। समकोण त्रिभुज तो सबको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो ये कर्ण है, जो हाइपोटेनस है, ये तो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको x+3 तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी इसको यहाँ पे कुछ भी रख दें, दोनों को x+1 यहाँ पे रख दें या फिर x-1 यहाँ पे रख दें, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे जो बड़ा लाइन है, जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, उसको हमको सबसे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, x+3 यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब ऑप्शन से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो अगर कर्ण की लंबाई जैसे होगा x की अगर जगह पे हम 7 रख दें, अगर x की जगह पे 7 रखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 6 और ये 8। तो दोस्तों हमको पता है सबको कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, सॉरी हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हमारा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये 10 सही है, मतलब एक अगर x की वैल्यू पूछा होता तो कितनी हो जाती, तब तो 7 हो जाती, लेकिन पूछा है कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी, इसलिए यहाँ पे 10, बी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका पूरा कार्य हमें कितना हो जाएगा। पूरा कार्य ऐसे निकालते हैं कि ये m और ये w है, तो ये जो ये m है ये आदमी की कार्य करने की क्षमता है एक दिन का, और ये जो w है ये औरत की कार्य करने की एक दिन की क्षमता है। ऐसे ही जबकि 6 पुरुष 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में पूरा करती हैं, तो काम तो अभी भी सेम है। तो 6 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करें, 11 दिन में। तो दोस्तों ये पूरा हमारा क्या देगा, ये पूरा हमारा पूरा कार्य देगा। पूरा कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है, ये भी हमारा टोटल वर्क ही है, तो दोनों सेम है। अब क्या कह रहा है कि 7 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से ये हमारा कितना आएगा, 28 दूनी 56 m प्लस 28 7 196 w, ऐसे ही है 66 m प्लस 176 w। अब ये हमारा m, ये हमारा जाएगा 20 w इक्वल टू 10 m, w/m कितना हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों हमारा एक आदमी और एक औरत का कार्य करने की क्षमता कितना निकल के आया है। तो एक औरत का कार्य करने की क्षमता 1 है और एक मैन की कार्य करने की क्षमता 2 है, मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है और औरत की 1 है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे पहले, तो पूरा कार्य निकलेगा। तो 28 2m कितना है 2 दूनी के 4 और ये 7, मतलब 28 गुणे 11, 28 गुणे 11, ये तो हमारा पूरा कार्य हो गया। लेकिन ये पूछा है कि अगर इस पूरे कार्य को 7 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, 7 आदमी कितनी हो गई 14 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, मतलब ये 22।
तो आंसर हमारा 22 आएगा, 22 दिन, मतलब ये 22 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। तो दोस्तों यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो पहले तो हम ये मानेंगे कि 3 दोस्तों का, जो इनके 3 दोस्त थे, पी के जो 3 दोस्त थे, इनका औसत भार हम मान लेते हैं, औसत भार x रहा होगा। तो अगर औसत भार x है तो इन तीनों का कुल भार कितना हो जाएगा, तीनों का कुल भार कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो दोस्तों पहली लाइन जो कह रही है कि पी और उनके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो ये पी और प्लस 3 दोस्त का कुल भार 3x है, यही बटे में 4 करेंगे तो कितना दिया हुआ है, ये 5 किलोग्राम दिया हुआ है, 55 किलोग्राम दिया हुआ है। औसत ये ऐसे निकलता है ना कि जितनी ऊपर लोग रहें उतना नीचे रह जाएगा, ऊपर योग हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, p प्लस 3x इक्वल टू 5 चौके 20 2 22। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि यदि p अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो दोस्तों p जो है अपने तीनों दोस्तों के औसत भार, तो तीनों दोस्तों का औसत भार हमने कितना माना था, x माना था, इससे अभी भी 4 अधिक है, तो एक इक्वेशन ये बनेगी। अब यहाँ पे p जो है x प्लस 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 3x इक्वल टू 220। तो ये 4x कितना हो जाएगा, 216। तो x इक्वल टू 4 5 20 4 चौके 16 54। दोस्तों x तो हमारा 54 आ गया, लेकिन पूछा हुआ है कि p का भार क्या है, तो p का भार यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 54 पुट करेंगे प्लस 4 कितना हो जाएगा, 58। p का भार कितना होगा, 58 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिस धातु में 40% चांदी है, जैसे चांदी कितनी है, 40% है, और तांबा जो है वो 30% है, और निकल जो है वो भी 30% है। तो दोस्तों इसको अगर रेशियो में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 और 3 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10, मतलब 10 kg ये हमारे हिसाब से आया है कि 10 kg ये है, लेकिन दिया हुआ है कि 25 किलोग्राम है, तो कितना ज़्यादा है, 25/10 मतलब 2.5 kg, 2.5 गुना ज़्यादा है। इन सबको अगर 2.5 गुना करने पर ये कितना कितना आएगा, 25 चौके 100, ये 10 kg, 25 3 75 7.5 है, ये 7.5। तो दोस्तों ये तो हमारा निकल गया, लेकिन अगले लाइन में कह रहा है कि धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो। तो दोस्तों अभी चांदी कितनी है, 25 किलोग्राम में चांदी कितनी है, 10 है, तो 10 में हम और कितना बढ़ा दें कि जो टोटल है, टोटल हमारा कितना था, 25 था, तो हमारा 25 में भी कुछ, अगर 10 में हम कुछ चांदी मिला रहे हैं तो 25 में भी टोटल में भी मिलाना पड़ेगा उतना ही। अब इनका जो अनुपात होगा वो 50% होगा, मतलब कि 50% का मतलब क्या होता है, 50, ठीक है 50% होगा, मतलब कि अगर 50% चांदी है तो कितने में से, टोटल 100 में से, तो ये 1/2, मतलब कि अगर 2 हमारा टोटल अगर धातु है, मिश्र धातु है, तो उसमें 1 हमारा चांदी होगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो ये 20 प्लस 2x इक्वल टू 25 प्लस x, तो ये दोस्तों कितना होगा, 5, इधर x जाएगा तो x कितना आएगा हमारा 5, मतलब 5 किलोग्राम और हम चांदी मिला दें तो हमारा 50% उसमें मिश्र का धातु चांदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 मीटर है। तो जैसे हम एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, इन ए और बी की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है और बी की तरफ जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जो यहाँ पे ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ए से बी की तरफ जा रही है, और अगले लाइन में कह रहा है कि बी से ए की तरफ 60 किलोमीटर, यहाँ पर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर बी से ए की तरफ जा रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर वे दूसरे को पार करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी कभी भी पूछा जाए कि दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, दोनों तरफ से ट्रेन आ रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि एक को हम कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे हम मान लेंगे कि ए हमारा यहीं पे रुका हुआ है, जब ए यहीं पे रुका हुआ है तो ए का जितना भी चाल है वो हम बी को दे देंगे, तो बी की पूरी चाल कितनी हो जाएगी, तो ये 8 6 4 10 मतलब 100 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो 800 बटे में 100 किलोमीटर प्रति आवर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 घंटा आएगा। 8 घंटा मतलब इसका कहने का मतलब कि 8 घंटे बाद ये ए और बी एक दूसरे से जाके मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये पूछ रहा है कि ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, तो हमको पता है कि 40 हमारा स्पीड दिया हुआ है और घंटा और टाइम कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 4 3 12
320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर पर जाकर ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे, और इनको 320 किलोमीटर पर जब मिलेंगे तो उस टाइम 8 घंटा ये दोनों ट्रेवल कर चुके होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का है, तो ये साधारण ब्याज कितना होता है? 10,500 की राशि पर साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल सा, यही तो हमारा साधारण ब्याज देता है कि ब्याज कितना मिला, SI। तो 10,500 पर कितने साल के लिए? 3×5 = 15, 4 19/5 साल के लिए। यहाँ से हमको दर निकालना पड़ेगा, तो दर हम मान लेते हैं कि R% रहा होगा, यही हमारा SI देता है। तो SI कितना देगा? जैसे हमारा कुल राशि कितनी हो गई 13,825 और 10,500 थी, तो हमको ब्याज कितना प्राप्त हुआ? ब्याज हमको 3,325 रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 3,325 लिख लेंगे। अब इसको देख लेंगे कि हमारा रेट कितना आ रहा है। तो दर कितना आएगा? 5 दोस्तों इसको एक बार कटा के देख लेते हैं 19 से कटता है कि नहीं। जैसे 19 से कट जाना चाहिए, उन्नीस से कम 19 7 और हाँ दोस्तों ये 19 से 175 बार में कटेगा। अब इसको हम कटा के देख लेते हैं। 7 तिरिके 21, 7 दूनी 14, 7 5 35। तो हमारा आर कितना आ जाएगा? हमारा आज आर आ जाएगा, रेट परसेंट कितना आ जाएगा? रेट आ जाएगा 25/3। तो दोस्तों हमारा दर निकल गया, कितना निकला? 25/3%। अब दूसरी लाइन में क्या है कि इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? अब जो दर हमारा है इसको दोगुना करके, राशि सेम है, राशि अभी भी कितनी है? तो मूल्य अभी हमारा 10,500 है, लेकिन अब रेट क्या हो गया? हमारा दोगुना हो गया, और टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। तो इस पर कितना निकलेगा? 3 के 9 3 5 15, सॉरी परसेंट है, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 5 25, 35 × 250। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 8,750 रुपये। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आगे कह रहा है कि जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। दोस्तों ये जो ग्रुप डी का एग्जाम है, जो रेलवे का एग्जाम है, ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। तो इसको एक बार आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में ही पूछे गए हैं। जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। तो दोस्तों ये पता है हमको कि अगर एक तार की लंबाई अगर L है, इसको कितनी बार कहीं भी कोई भी शेप में मोड़ा जाए तो वो अपने लेंथ के बराबर ही होगा उसका शेप। जैसे एक बार वृत्त में मोड़ा गया तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो इसका परिमाप कितना होता है? 2πr होता है। फिर से कह रहा है कि एक आयत, फिर से उसको आयत में मोड़ा गया है, तो एक आयत में मोड़ा गया है तो अभी भी तो उसका लेंथ जो होगा उस वायर का, वो अभी भी तो लंबाई उसके बराबर ही होगी। तो एक आयत की जो परिमाप होती है वो कितनी होती है? वो 2l+b होता है। तो दोस्तों लेकिन एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है इस वृत्त का वो दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। ये कितना दिया हुआ है? 18,634 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम r² निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18,634/22। ऊपर कितना चला जाएगा? 7 चला जाएगा, क्योंकि 22/7 होता है तो ऊपर चला जाएगा। इसको 11 से कटाने पर कितना होगा? 11 का 11, 11 छक्के 66, 11 9 99, 11 चौक 44। ठीक है 11 बार में कट जाएगा ये 2 से फिर कटा देंगे। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 7 14। अब दोस्तों हमारा r² कितना आ गया? r² आ गया 847 × 7। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 9295, 5929। दोस्तों इसका अब स्क्वायर, अब इसका देखेंगे किसका स्क्वायर होता है ये, तो ये 77 का स्क्वायर होता है। 77 का स्क्वायर कितना होता है? 5929। तो हमारा आर कितना निकल के आ गया? तो हमारा रेडियस निकल के आ गया 77। तो अब ये कह रहा है कि जो इसकी भुजाएं हैं, जो आयत की भुजाएं हैं, वो 5:6 में दी हुई है। मतलब कि अगर ये 6x है तो ये कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। तो इसमें पुट करने पर कितना आएगा? ये 2 और 11x, 6 5 11x। यही 2πr के बराबर है। मतलब कि 2πr जो है वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। 2 × में 11x। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई कितना होता है? 22/7। आर हमारा 77 आया था और ये 11x।
11 7 77, ये 7 से 7 कैंसर। तो एक्स हमारा कितना आ गया, एक्स हमारा आ गया 22, एक्स 22 आ गया। लेकिन पूछा हुआ है कि छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो छोटी भुजा हमारी कितनी थी आयत की, 5x थी। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 111। दोस्तों ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे, 111 नहीं है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। ये इसको 111, 110 ले लेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसको ले लेंगे 110। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि tan 11 फाई प्लस cot 7 फाई है। तो दोस्तों एक चीज़ पता होगा कि यदि tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, cot बीटा होता है, क्योंकि थीटा और बीटा अलग अलग है। अगर ये ऐसा कंडीशन बनता है, इसका मतलब ये जो थीटा प्लस बीटा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, 11 फाई प्लस 7 फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 18 फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा फाई कितना आ जाएगा, ये 18 5 90, 5 आ जाएगा। और दोस्तों सिर्फ इसमें पुट करना है। तो जैसे 5 5 6 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू प्लस सेक स्क्वायर 9 5 45 की वैल्यू प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 5 60। ये कितना हुआ, तो ये साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है इसका स्क्वायर, प्लस सेक स्क्वायर 45, ये कितना होता है, √2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉसेक स्क्वायर 60। तो साइन 60 कितना होता है, √2/3 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/√, जैसे साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 1/4, 2 4 और 3, इसका एलसीएम 12 आ गया। इसको करने में कितना आएगा, 43। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा 43/12, बी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6552 है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज 6552 है। यहाँ से इसको एक करने का तरीका सिंपल सही होता है कि अगर 20% हमारा दर दिया हुआ तो कितना हो जाएगा, 1/5, 3 वर्षों के लिए पूछा हुआ है। तो हमको मानना पड़ेगा कि मूलधन कितना होगा। तो हम ऐसा मूलधन मानेंगे जो सबसे कट जाए। तो सिंपल सा है कि ऐसा मानने के लिए इसको 20% को 1/5 में बदल के क्यूब कर लेते हैं। तो 5 5 25 5 125। तो हम इसको मान लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना रहा होगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 125 रहा होगा। अब इसको 3 साल में बांटना है। तो 3 साल में कैसे बांटते हैं, 20% तो ये कितना आएगा, ये 25 और ये 25 तीसरे साल में। दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना होगा, ब्याज पे जो ब्याज होता है वो 5 होगा। फिर इन दोनों का 5 और 5, फिर 5 का 1। तो दोस्तों ये जो हमारा पूरा देता है, ये हमारा पूरा जो है वो CI आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो अब हम देख लेंगे कि ऑल इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे दिया हुआ है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कि 6552 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 25 25 25 75 10 85 5 90 और 1 91। हमारे हिसाब से 91 है। तो हमसे कितना गुना ज़्यादा है वो, तो सिंपल सा हमसे कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, इसको निकालने के लिए भाग दे देंगे। तो एक बार का कटाएंगे तो 13 7 91 होता है, 13 से ये कट जाएगा, 13 से इसको कटाएंगे 13 5 65, 13 4 52, 504 बार। 7 से कटाएंगे इसको, तो 7 से कटाएंगे तो ये 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ गया, मतलब 72 गुना ज़्यादा है। अब पूछ रहा है कि समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ये तो पता है सबको कि अगर ये सबको मिला दिया जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज देता है, लेकिन सिर्फ हमको ऊपर की लाइन अगर एक देखी जाए तो ये हमारा साधारण ब्याज होता है। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है कि हर साल उसको सेम ब्याज लगता है। तो जैसे पहले वर्ष भी 25 लगा, दूसरे वर्ष भी 25 लगा, तीसरे वर्ष भी 25 लगा, तो कितना हो गया, 75 हो गया। 75 कितना गुना था, 72 गुना, 75 गुणे 72 कितना हो गया, तो ये सिंपल आएगा 5400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों एक बार इस सीरीज को आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ग्रुप डी में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।